नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान मामले पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई की, पुडुचेरी में मुख्यमंत्री और एलजी की लड़ाई की, जानेंगे कि मोदी सरकार पर क्यों बरसे हैं राहुल गांधी और कमलनाथ कैसे तोड़ेंगे बीजेपी के सपने, और आखिर में बात नए उपभोक्ता संरक्षण कानून की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 26 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने दिए संकेत। आगामी सितंबर महीने में हो सकते हैं उपचुनाव। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है विधानसभा के उपचुनाव। बीजेपी ने गुजरात और लद्दाख में नियुक्त किए प्रदेश अध्यक्ष। गुजरात में सीआर पाटिल और लद्दाख में जामयांग सेरिंग को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। जल्द संभालेंगे दोनों अपनी जिम्मेदारी। अयोध्या मामले में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के बयान की तारीख हुई तय। 24 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज होंगे बयान। सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही है अयोध्या मामले की सुनवाई। हफ्ते के कारोबारी दिन हरे निशान पर ही बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 399 अंक ऊपर 37,419 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 121 अंकों की बढ़त के साथ 11,022 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई खत्म होती नजर नहीं आ रही है। दोनों दिग्गजों की सियासी अदावत अब अदालत तक पहुंच चुकी है। पायलट ने तेवर दिखाए तो गहलोत ने कार्रवाई की, लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस दिया तो पायलट गुट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिस पर आज भी सुनवाई हुई, जो पूरी नहीं हो पाई। अब हाईकोर्ट में कल भी इसी मुद्दे पर सुनवाई होगी। कल ही विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर जवाब देने की अंतिम तारीख भी है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। लेकिन उससे पहले आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में पिछले हफ्ते पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बागी तेवर अपनाने के बाद कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें शामिल न होने पर पायलट गुट के विधायकों पर व्हिप उल्लंघन करने को लेकर एक्शन लिया गया। राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक में अनुपस्थित पायलट समेत 19 विधायकों को सदस्यता खत्म करने को लेकर नोटिस जारी कर दिया, जिसके खिलाफ पायलट गुट के विधायकों ने हाई कोर्ट का रुख किया, जिसके चलते बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस पर राजस्थान हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई। इस दौरान राजस्थान विधानसभा के स्पीकर का प्रतिनिधित्व कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर के आदेश को केवल सीमित आधार पर चुनौती दी जा सकती है, लेकिन याचिका में उन आधारों का जिक्र नहीं है। वहीं इससे पहले मामले में पायलट गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पायलट खेमे ने कभी भी सरकार को गिराने की कोशिश नहीं की है, न ही हमारा कभी आचरण ऐसा रहा है। साल्वे ने कहा कि सरकार को गिराना और मुख्यमंत्री को हटाना दोनों अलग बात है। वहीं राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर सचिन पायलट को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, पायलट बीजेपी के साथ मिलकर पिछले 6 महीने से सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता था कि सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। गहलोत ने इस दौरान पायलट के लिए अमर्यादित शब्द का भी इस्तेमाल किया और कहा कि वो खाली लोगों को लड़वाते हैं। गहलोत ने कहा, हमारे विधायक बिना किसी पाबंदी के रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने विधायकों को बंदी बना रखा है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को सबक सिखाने के लिए अगले कुछ दिनों में विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में है। इसी कड़ी में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से भी बातचीत की है। सत्र बुलाकर वे अपना बहुमत साबित करेंगे। अभी हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर गहलोत ने उन्हें 102 विधायकों की सूची सौंपी थी। इस दौरान उन्होंने बहुमत होने का दावा भी किया था। ऐसे में अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, ये देखना होगा। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आदित्य। राजीव जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर बुजुर्ग और युवाओं की लड़ाई इस वक्त खुलकर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के बाद ऐसी ही तस्वीर अब राजस्थान में भी नजर आ रही है, जिसका नुकसान पार्टी को ही हो रहा है। इसी के बीच अब अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर सचिन पायलट को लेकर तीखा बयान दे दिया। लेकिन राजीव जी, क्या यह महज युवाओं का संतोष है या सत्ता की महत्वाकांक्षा है? आप क्या कहेंगे? जी आदित्य, राजस्थान के ताज़ा घटनाक्रम से कांग्रेस में चल रहा अंतर्द्वंद अब खुलकर सामने आ गया है और इसे कई राजनीतिक विश्लेषक युवा बनाम अनुभवी के बीच की प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन मान रहे हैं। और हो सकता है कि कांग्रेस में इस वक्त जो आंतरिक गड़बड़ियां चल रही हैं उसकी एक वजह नई और पुरानी पीढ़ी के नेताओं के बीच का मतभेद भी हो। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, ये हम सब जानते हैं, इसीलिए ये दिखाना आसान होता है कि यहाँ तो शुरू से नए और पुराने नेताओं के बीच झगड़ा रहा है। लेकिन राजस्थान में जो कुछ भी अभी हो रहा है, इससे
पहले मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ वो महज जनरेशन गैप की दिक्कत नहीं है, बल्कि यहाँ सवाल असीमित महत्वाकांक्षाओं का भी है। आदित्य, अशोक गहलोत आज जिस तरह सचिन पायलट पर नाराज हुए, वो नाराजगी कई दिनों से राजस्थान में पनप रही थी, बस उसे निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। ये जाहिर है कि सचिन पायलट ये मानकर चल रहे थे कि मुख्यमंत्री पद उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बीते कुछ सालों में पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, और जब उनके मन की नहीं हुई तो उनके कामकाज और उनके बयानों से यह नजर आने लगा कि वो अशोक गहलोत के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं हैं। राहुल गांधी ने तो समय और धैर्य का पाठ पायलट के साथ साथ सिंधिया को भी पढ़ाया था, लेकिन बदले में उन्हें भीतरघात का सबक सीखने को मिला, और खासकर हमने सिंधिया के मामले में देखा भी, और सचिन पायलट के मामले में भी देख रहे हैं, और देश के बाकी राज्यों में भी यही सबक कांग्रेस को सीखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत से महत्वाकांक्षी नेता इस वक्त कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकते हैं, और भाजपा इनकी महत्वाकांक्षाओं को परवान चढ़ाने के लिए तैयार बैठी है। इसीलिए कांग्रेस को अब सतर्क रहना होगा। आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र शासित प्रदेशों में अक्सर सरकार और उपराज्यपाल में तल्खियों की खबरें आती रहती हैं। अब मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल का मामला पुडुचेरी में गरमाया हुआ है, जहां एलजी किरण बेदी ने सीएम नारायणसामी के बजट के फैसले पर आपत्ति जाहिर की है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरे देश में कोरोना से बचने की तैयारी में सरकारें जुटी हुई हैं। केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस मौके पर भी पुडुचेरी में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तल्खी अपने चरम पर दिख रही है। सूबे के मुख्यमंत्री नारायणसामी और एलजी डॉक्टर किरण बेदी के बीच फिर तल्ख बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री नारायणसामी ने आज विधानसभा में सालाना बजट पेश किया है, लेकिन बजट से पहले मुख्यमंत्री और एलजी के बीच बजट को लेकर बहस तेज हो गई। सत्र शुरू होने से पहले परंपरा के तौर पर उपराज्यपाल का अभिभाषण होता है, लेकिन पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी अभिभाषण पढ़ने के लिए सदन में नहीं आई, और इसकी घोषणा उन्होंने पहले ही कर दी थी कि वो अभिभाषण पढ़ने के लिए सदन में नहीं आएंगी। उपराज्यपाल अभिभाषण पढ़ने नहीं आई, इसे लेकर एआईएडीएमके और बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। सदन में न आने को लेकर किरण बेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नारायणसामी की ओर से उन्हें वार्षिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भेजा गया, जो कि आज विधानसभा में दिया जाना था। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को जानकारी दी थी कि यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य कागजात उन्हें नहीं भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने बजट पेश करने के लिए नई तिथि की मांग की थी। पूरे मामले को लेकर एलजी ने खुद को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने लिखा कि विधानसभा के समक्ष फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी ली जा सकती है, इसलिए इस मामले में किसी को नजरअंदाज नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में बजट पेश करने से पहले उसे उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजने का कोई नियम या कानूनी प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात और कोरोना से पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए बजट पेश करने में अगर देर होती है तो इसका प्रभाव जनता पर पड़ता, इसलिए बजट आज ही पेश करने का निर्णय लिया गया। अब मुख्यमंत्री जहां सफाई देते हुए आज बजट पेश करने के फैसले को सही बता रहे हैं, तो वहीं एलजी पूरे मामले पर शांत नजर नहीं आ रही हैं, जिससे सूबे का सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ बजट को लेकर पुडुचेरी में सियासी माहौल गरमाया हुआ है, तो वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। हर दल अपनी तैयारियों में जुटा है, लेकिन कोरोना काल में इस बार काफी कुछ बदलने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव तो सियासी पार्टियों के चुनाव प्रचार के तरीके में देखने को मिल रहा है। जी हां, अब बड़ी बड़ी रैलियों और रोड शो की जगह वर्चुअल रैली ने ले ली है, और अब इसके जरिए ही हर दल जनता का दिल जीतने में जुटा है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, सियासी दलों के प्रचार का शोर गलियों में सुनाई देने लगता है। यह शोर चुनाव के करीब आते आते और तेज हो जाता है। राजनीतिक दल रैली, जनसभा और रोड शो के लिए खूब पैसा बहाते हैं और जनता को लुभाते हैं। ऐसा ही कुछ अब बिहार में भी दिखाई देने वाला है, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार काफी अलग नजर आएगा। जी हां, इस बार वर्चुअल रैलियों का दबदबा रहेगा। सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियां वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं और बूथ मैनेजमेंट करने में लगी हुई हैं। जन जन में लालू, कड़कड़ में लालू के नारे के तर्ज पर जेडीयू ने भी नया पोस्टर और स्लोगन जारी किया है। पोस्टर में नारा दिया गया है, विकास पथ पर चल पड़ा बिहार, मैं उसकी ही कतार हूं, बिहार के विकास में मैं छोटा सा भागीदार हूं, हाँ मैं नीतीश कुमार हूं। पार्टी के इसी स्लोगन को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार और नीतीश कुमार को घेर रही हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू की ओर से जो पोस्टर लगाया गया है, ये ठीक जनता ने जो पोस्टर लगाया है उसके विपरीत है। बिहार की जनता पोस्टर लगा रही है कि बर्बादी की पथ पर खड़ा बिहार है, मैं उसकी कतार हूं, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, जनता का मैं गुनहगार हूं, हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूं। जेडीयू को इसका जवाब देना चाहिए कि बिहार में हाहाकार क्यों मचा है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बिहार सरकार की जितनी तैयारी और फोकस चुनाव पर है,
उसका 10% भी अगर कोरोना से लड़ाई में रहता तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। कांग्रेस नेता ने कहा कि नीतीश जी अभी भी वक्त है कि हम सब मिलकर कोरोना से लड़े। अब चुनावी मौसम है तो सियासी बयानबाजी होना लाजमी है। अब देखना यह होगा कि इस बयानबाजी का किसे कितना फायदा मिलता है। अब विधानसभा के मद्देनजर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष वर्चुअल रैली के जरिए एक दूसरे को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी डिजिटल तरीके से मोदी सरकार के खामियों को उजागर कर रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से दूसरा वीडियो क्लिप जारी किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया तो साथ ही चीन की रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए अब सोशल मीडिया का सहारा लिया है। इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए राहुल गांधी ने एक सीरीज की शुरुआत की है जिसमें वो केंद्र की मोदी सरकार के खामियों को जमकर उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने अपनी वीडियो सीरीज का एक और क्लिप जारी किया है। राहुल ने इस वीडियो में चीन को लेकर अपने विचार साझा किए, साथ ही उनकी विस्तारवादी नीति के बारे में भी जानकारी दी है। इसके अलावा राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि चीन पीएम नरेंद्र मोदी के 56 इंच वाले आइडिया पर अटैक कर रहा है। राहुल गांधी ने अपने नए वीडियो में कहा, ये साधारण सीमा विवाद नहीं है। मेरी चिंता है कि चीनी आज हमारे इलाके में बैठे हैं। चीन बगैर रणनीति सोच के कोई कदम नहीं उठाता। उसके दिमाग में संसार का नक्शा खिंचा हुआ है और वो अपने हिसाब से उसे आकार दे रहा है। जो वो कर रहा है वो उसका पैमाना है, उसी के तहत ग्वादर है, उसी में बेल्ट रोड आता है। ये दरअसल इस संसार की पुनर्रचना है। इसलिए जब आप चीनियों के बारे में सोचें तो आपको ये समझना होगा कि वे किस स्तर पर सोच रहे हैं। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी के तेवर बता रहे हैं कि वो जल्द शांत होने वाले नहीं हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सक्रिय तो कमलनाथ भी नजर आ रहे हैं। दरअसल यहां सभी को इंतजार है विधानसभा उपचुनाव का, जो सूबे में कांग्रेस और बीजेपी के भविष्य का फैसला करेगा। लिहाजा हर दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन बीजेपी की दल बदल की रणनीति कांग्रेस को बेहद परेशान कर रही है, जिसके चलते अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी एक्टिव हो गए हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने और राजस्थान में मौजूदा सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस काफी परेशान है। कांग्रेस को नेताओं के दल बदलने का डर सता रहा है, खासकर मध्य प्रदेश में जहां कुछ दिनों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अपने विधायकों को पार्टी में बनाए रखने की कवायद शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और पूर्व सीएम कमलनाथ ने पार्टी विधायकों को शपथ दिलवाई है। उन्होंने विधायकों से कांग्रेस पार्टी में ही रहने की शपथ ली है कि वादा करो हमेशा कांग्रेस पार्टी में ही रहोगे। दरअसल सिंधिया खेमे के विधायकों के दल बदल कर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने के बाद ये सिलसिला थमा नहीं है। पहले बड़ा मलहरा से विधायक प्रद्युम्न लोधी और फिर नेपा नगर विधायक सुमित्रा कास्केटकर के बीजेपी में जाने से कांग्रेस में बेचैनी का माहौल है। ऐसे में विधायक दल की बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधायकों को पार्टी में ही रहने की शपथ दिलाई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधायकों से कहा कि अब कोई भी पार्टी से नहीं टूटेगा। पूरे जोर शोर से कांग्रेस सरकार की वापसी में एकजुटता से सारे विधायक जुटेंगे। सभी को कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में काम करना होगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधायकों से 1-to-1 चर्चा की। पूर्व सीएम ने विधायकों से कहा कि बीजेपी के छलावे में मत आना। बीजेपी के पद और पैसे के लालच में किसी को नहीं आना चाहिए। कांग्रेस विधायकों से संपर्क करने वाले सभी बीजेपी नेताओं के नाम उजागर करेगी। कमलनाथ ने कहा, मेरा उद्देश्य सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। इसलिए मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद फैसला किया कि मैं आप लोगों के बीच रहूंगा और जनता के बीच बीजेपी सरकार के धोखे को पहुंचाया जाएगा। ऐसे में अब कमलनाथ की ये नीति पार्टी को टूटने से बचा पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। अब कमलनाथ की ये कोशिश उन्हें फिर से सत्ता दिलवा पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल काले बादल तो नेपाल के पीएम की सत्ता पर भी छाए हुए हैं। अब तक पार्टी के अंदर ओली विरोधी गुट मजबूत था, लेकिन अब ओली राहत की सांस ले रहे हैं और पुष्प कमल दहाल प्रचंड मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि अब प्रचंड के साथ खड़े नेता ही उनके विरोध में आ गए हैं। तो नेपाल में यह सब क्यों हो रहा है और प्रचंड को लेकर उनकी पार्टी में क्यों उठ रहे हैं सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व पीएम पुष्प कमल दहाल प्रचंड के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्रचंड ओली से पीएम पद के साथ पार्टी का अध्यक्ष पद भी छोड़ने की मांग कर रहे थे। पार्टी के अंदर प्रचंड को भारी समर्थन भी मिल रहा था, जिस कारण से ओली अब तक परेशान दिख रहे थे। लेकिन अब ओली राहत में दिख रहे हैं। नेपाली मीडिया के खबरों की माने तो प्रचंड और ओली के बीच समझौता हो गया है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की मौजूदगी में एक समझौते पर सहमति बनी है, जिसमें यह तय हुआ है कि नवंबर-दिसंबर में पार्टी की होने वाली आम सभा तक पीएम से पद छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। पार्टी की आम सभा की बैठक में ही अध्यक्ष और पीएम पद को लेकर फैसला होगा। इस समझौते पर ओली की राह आसान दिख रही है, लेकिन प्रचंड मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ने पर्दे के पीछे से हुए इस समझौते पर कड़ी आपत्ति जताई है। माधव नेपाल का मानना है कि ओली के इस्तीफे की मांग छोड़कर प्रचंड ने उन्हें एक बार फिर से धोखा दिया है।
ओली प्रचंड समझौते की खबर लगने के बाद माधव नेपाल झलानाथ खनल को लेकर प्रचंड के घर पहुंचे और उन्होंने प्रचंड से तीखे सवाल पूछे। प्रचंड ने इसके बाद सफाई दी कि वो अपनी मांग से पीछे नहीं हटे हैं। ओली के साथ बैठक की बात प्रचंड ने जरूर स्वीकारी, लेकिन उन्होंने ओली से समझौता किया है ये मानने से इनकार कर दिया। प्रचंड ने कहा कि नवंबर में पार्टी की आम सभा को लेकर सिर्फ प्रस्ताव दिया गया था, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। वो ओली के पद छोड़ने की बात पर अभी भी कायम है। ऐसे में ओली के लिए राह अभी भी आसान नहीं दिख रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात नए उपभोक्ता संरक्षण कानून की। देश में ग्राहकों को जागरूक करने के लिए सरकार कई अभियान चला चुकी है, लेकिन बावजूद इसके ग्राहक कई बार धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अब इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लेकर आई है, जो आज से लागू हो गया है। तो इस कानून से कैसे होगी ग्राहकों के हितों की हिफाजत, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार ने आज से एक नया कानून लागू कर दिया है। ये खास कानून देश की जनता को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा। ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून आज से लागू करने का फैसला किया है। इस कानून के तहत घटिया सामान बेचने वालों, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। जी हाँ, अब घटिया सामान बेचने वालों को 6 महीने की जेल हो सकती है या 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। बड़े नुकसान पर ग्राहक को 5 लाख रुपए मुआवजा देना होगा और 7 साल की जेल होगी। खास बात यह है कि इस नए कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी आएंगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अब ग्राहक किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकेगा। अभी तक शिकायत वही की जा सकती थी जहां से सामान खरीदा गया हो। नया कानून 1986 के उपभोक्ता कानून का स्थान लेगा। ऐसी वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं से बचाव होगा जिससे जीवन या संपत्ति को नुकसान हो सकता है। उपभोक्ता को सामान की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में सही जानकारी देनी होगी। बाजार में उपलब्ध सामान की किस्म और उसकी प्रतिस्पर्धा वाली वस्तु चुनने का अधिकार होगा। उत्पाद में किसी भी तरह की शिकायत होने पर फौरन कार्रवाई का प्रावधान होगा। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा जिससे वो अपना हक जान सके। इसके अलावा भ्रामक विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज पर भी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। सेलिब्रिटी का दायित्व होगा कि वो विज्ञापन में किए गए दावे की पड़ताल कर ले। मिलावटी सामान और खराब प्रोडक्ट पर कंपनियों पर जुर्माने और मुआवजे का प्रावधान है। झूठी शिकायत करने पर अब 50,000 रुपए जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही सरकार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी। ये उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी करने वालों और भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर नजर रखेगा। ऐसे में अब इस नए कानून से देश की जनता को कितना फायदा होता है, ये देखना होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।